कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वैप्टी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का चैप्टर 3, साझेदारों का पुनर्गठन या विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन। इस चैप्टर में ना तो कोई नया साझेदार आएगा, ना ही कोई फर्म से जाएगा। जितने भी साझेदार होते हैं वो किसी न किसी कारण से फर्म के सभी संपत्ति और दायित्वों का फिर से मूल्यांकन करते हैं, और ऐसे में जो खाते बनते हैं उस खाते का नाम पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। तो आज हम पुनर्मूल्यांकन सीखेंगे, और ये कक्षा 12वीं में सबसे पहला आपका चैप्टर है जिसमें पुनर्मूल्यांकन दिया हुआ है। इससे पहले आपने लाभ हानि खाता सीखा, पूंजी खाता सीखा, ख्याति में ख्याति निकालना सीखा। आज आप सीखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना। तो पुनर्मूल्यांकन में हमेशा कौन सी संपत्ति कितनी बढ़ी, कौन सी कितनी घटी, किस पे कितना ह्रास लगा, देनदारों को कितना छूट मिला, लेनदारों से कितनी छूट मिली, इत्यादि बातें बताई जाती हैं संयोजन के रूप में। तो चिट्ठा आपको दिया रहेगा जिस तरह से दिया हुआ है, नीचे संयोजन लिखा रहता है कि क्या क्या समझौता हुआ, किस तरह से लाभ हानि को बांटेंगे, क्या अनुपात बदलेगा, क्या क्या खाते बनाने पड़ते हैं, सब कुछ लिखा रहता है। नीचे लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और पुनर्गठित फर्म का स्थिति विवरण, मतलब नया चिट्ठा तैयार कीजिए। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है, सब कुछ दिया रहेगा, आपको संयोजन को विशेष ध्यान देना है कि वो क्या कहता है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन बनता है संयोजन के हिसाब से। जो बढ़ेगा उसको बढ़ा करके समाकलन साइड लिखेंगे, कितना बढ़ा बस उसको, जो घटा है उसकी कितनी घटी हुई राशि है उसको विकलन तरफ लिखेंगे, और बनता है पुनर्मूल्यांकन खाता। तो आप देखेंगे लिखा है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 रुपये पर किया गया। अभी एक मिनट, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, कई बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमें समझ में आ गया कि नहीं। हर वो चीज़ें जो मैं यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ उसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। तो जब मैं किसी को इधर इधर उधर लिखूँगा तो मैं बता दूंगा कि मैं किस चीज़ को लिख रहा हूँ। तो आप लोग तब तक देख लो। जब मैं प्लांट कहूँगा तो हिंदी में प्लांट को प्लांट ही बोलते हैं, स्टॉक को स्टॉक बोलते हैं, डेबिटर्स देनदार कहूँगा तो डेबिटर समझ लेना, ठीक। चलो, सबसे पहले भूमि या भवन या किसके बारे में बात की गई है वो देखते हैं। सबसे पहले संयोजन है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 रुपये पर किया गया। तो फिर से पुनर्गठन जब हुआ उस व्यापार का, तो पता चला अभी की वर्तमान ख्याति कितनी है, 1,50,000 की है। दूसरा पॉइंट है भूमि का पुनर्मूल्यांकन 80,000 रुपये पर किया गया। जब भी किसी का पुनर्मूल्यांकन होगा तो आपको ऊपर में आकर के देखना है कि वो कितने का था। तो वो यहाँ नहीं दिया है, ये आपको यहाँ पर दिया है कि भूमि का अमाउंट है वो है 50,000 और भवन भी है 50,000। लेकिन संयोजन क्या कहता है वो देखिए। संयोजन कहता है कि भूमि हो गया 80,000 का, तो आपने अभी स्पष्ट देखा था कोई अमाउंट 50 की थी जो बढ़ करके 80 हो गई। इसका मतलब उसमें 30,000 की वृद्धि हुई। तो जितने की वृद्धि हुई है उसको आपको समाकलन साइड लिख के पुनर्मूल्यांकन बनाना है। दूसरा पॉइंट में बोला है कि भवन पर 6% ह्रास लगाना है। भवन भी 50,000 का था तो 50,000 का आपको 6% निकालना है। आगे तीसरा संयोजन है कि 6,000 रुपये के लेनदार दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, अतः इन्हें अभिलिखित कर दिया जाए। तो कुल जो लेनदार आपके होते हैं, वैसे इस प्रश्न में 50,000 के लेनदार हैं, जिसमें से 6,000 के लेनदारों ने दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो हम उनको पैसे उतना नहीं देंगे। और इतना नहीं देंगे तो इतना लाभ हो गया, क्योंकि फर्म में पहले से जो लेनदार हैं उनकी अमाउंट 50,000 दर्शाई गई थी, मतलब इतना देना निश्चित होता है। अब इतने में से 6,000 के दावा पत्ती ना हो चुके, इसका मतलब इतना पैसा आपको इसमें नहीं देना है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो कुछ बढ़ा है, कुछ घटा है और कुछ में फ़ायदा हुआ है। इन्हीं चीज़ों को देख करके आपको बनाना है आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप किस तरह से होगा उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता बिल्कुल लाभ हानि खाते की ही तरह बनेगा, और उसका प्रारूप देख सकते हैं बच्चों कि वो कैसे बनता है। प्रारूप उसका कुछ यूँ होगा, आपको लिखना है पुनर्मूल्यांकन है रेवोल्यूशन अकाउंट, और वो प्रारूप है विवरण राशि। इस तरह से इसको बनाना है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो भी संपत्ति बढ़ेगी उसको आपको क्रेडिट साइड लिखना है, ये आपका क्रेडिट साइड कहलाता है। जो भी संपत्ति घटेगी उसको डेबिट साइड लिखना है, ये आपका डेबिट पक्ष कहलाता है, ठीक है। तो जो भी कमी होगा उसको इधर लिखना, जो भी वृद्धि होगा उसको इधर लिखना, ठीक है। तो कुछ एरो की सहायता से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने देखा कि भूमि का मूल्य 80,000 हो गया था, तो पूरा 80 का 80 नहीं लिखना है, कितना बढ़ा उसको लिखना है। तो आप देखेंगे
कि भूमि का मूल्य बढ़ा था, तो मैंने बोला जो बढ़ा वो यहाँ आएगा, तो भूमि को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, भूमि को आप क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? भूमि को आप लैंड कह सकते हैं। ठीक है, भवन को बिल्डिंग बोलते हैं, इसको लैंड कहेंगे। जो कि कितना बढ़ा है? 30,000 रुपये। ये 30,000 30,000 कैसे आया? आप 80,000 में 50,000 को घटाते हैं, 18 और 15, तो आपका 80 से 50 घटाते हैं तो आपका मिल जाएगा। अब अगली दो चीज़ों पे ह्रास हुआ था, लेकिन लेनदारों पे जब भी कमी होगा वो हमारे लाभ होगा। लेनदार मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को पूरा 50,000 देना था, जिसमें से 6,000 रुपये के लोग दावापत्ति नहीं कर पाए। तो अगर कोई दावापत्ति हुआ ही नहीं, मतलब उतना पैसा नहीं देना है उनको। ठीक है, तो जब भी कोई क्रेडिटर्स क्लेम ना कर पाए तो उनको उतना पैसा नहीं देते, तो वो लाभ होता है। तो जो लेनदार थे, जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, उनसे 6,000 रुपये का लाभ है, क्योंकि उतना पैसा किसी भी लेनदार को नहीं देना है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अब जो भी कमी उनको इधर दर्शाएंगे। तो कमी था भवन में। भवन में बोला गया है 6% ह्रास लगाना। तो 50,000 के भवन का 6% कितना होगा, ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, 50,000 के 2 जीरो कटेंगे तो 2 जीरो बचेंगे, उसमें 6 का गुणा करना है, तो 500 बचा, समझो 6 पंजे 30, 3,000 रुपये आएगा। तो ये यहाँ पर आपको 3,000 रुपये लिख लेना है। ठीक है, और ये काटने की प्रक्रिया आपको अच्छे से करना है। आई होप आप 12वीं में आ चुके हैं तो ये सब आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि कई बच्चों को नहीं आता, तो मैं यहाँ पेंसिल में समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 50,000 का 6% निकालना है। तो मैंने कहा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, आपका यहाँ पर 500 बचा है ना, 500 रुपये। अब इसी 500 का गुणा इस 6 से करेंगे तो 5 छक्का 30 होगा, 2 जीरो को उठा के यहाँ लिख देना है। तो ये आपका 3,000 क्लियर है कैसे आया। अब 3 ही संयोजन था, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जो एडजस्टमेंट है वो 3 ही है, एक ये और एक ये। अभी ख्याति का इसमें अभी काम नहीं है, जब पूंजी खाता बनेगा तब होगा। तो हम अब क्या करेंगे, इनको एक दूसरे से घटाएंगे। ये है आपका टोटल 36,000, ये है आपका केवल 3,000। 36 में 3 घटाएंगे 33,000 आएगा, तो 33,000 को बांटना है इसमें। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाता को। लाभ हानि खाता को किसे किसे देना है? ए की पूंजी खाता, बी की पूंजी खाता, सी की पूंजी खाता को देना है। तो ए, बी और सी। ठीक, अब 33,000 देना है, तो यहाँ तो मैं लिख लेता हूँ 33,000 इतना देना है करके, लेकिन यहाँ बांट करके लिखना है किसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो बांटने के लिए कार्यविधि करनी होती है, जो मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, फिर मैं उसे मिटाऊंगा भी। देखो, 33,000 को बांटना है, किस अनुपात में बांटना है वो प्रश्न में आप पढ़ेंगे। प्रश्न में अनुपात ऐसे दिया रहता है, 1, 2, 3 के अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में? 1, 2, 3। तो जो 1, 2 और 3 का अनुपात है, इसमें अगर पहले व्यक्ति को बांटते हैं तो 33,000 गुणी 3, 2, 5, 5 और 1 6, 1/6 लिखना है। 6 से जब इसको काटेंगे आप, 6 कम 6, 6 पंचे 30 आएगा, 6 पंचे 30, 3 बचेगा, तो फिर 6 पंचे 30, ये 2 जीरो बचे, 5,500। पहले व्यक्ति को मिलेगा 5,500, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5,500। दूसरे व्यक्ति के में क्या आएगा, 6 से ही भाग देंगे, बस 2 से गुणा करना है। तो 5,000 का दुगना 10,000 और 500 का दुगना 1,000, तो 10 और 1 11,000। तो इस व्यक्ति को मिलेगा 11,000। अब इसको कितना मिलेगा, 5 तिया 15 और ये भी 5 तिया 15, 15,000 में 15 से जोड़ेंगे तो 16,500। ये हुआ आपका 16,500। यहाँ पर हम करेंगे ऐसे टोटल कि कितना हो रहा है। ठीक, तो हमने इसको लिखा। अब ये चीज़ें आपको यहाँ लिखनी नहीं है, बस कार्यविधि करके जितना आया उसको यहाँ लिख देना होता है और इसको बंद करना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको क्लोज करना है। यहाँ से बन गया आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक,
एकदम आराम से मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि सभी बच्चों से बने, हर बच्चा बना सके और हर बच्चे को हर बच्चा सिखा सके। ठीक है। अब कई बच्चों के पास फ़ोन नहीं होगा, तो आप उन बच्चों को स्वयं से समझाइए। इसमें आपका एक रिवीजन भी हो जाता है। जब आप सीखते हैं और किसी को सिखाते हैं तो आपकी बहुत बहुत अच्छे से तैयारी होती है कक्षा 12वीं में। ये टोटल हो रहा है 36,000, यहाँ पर भी ये हो रहा है 36,000, 33 और 3 36,000। इतने से आपका पुनर्मूल्यांकन कुछ इस तरह से बनता है। और जब आपने पुनर्मूल्यांकन खाता बना लिया तो अब आपको बनाना है पूंजी खाता। क्या बनाना है? पूंजी खाता। तो अब बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता। तो यहाँ पर लिखना होता है कि हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक। साझेदार के पूंजी खाते को हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक। अब ये कैसे बनेगा, इसका भी प्रारूप देख लो कैसे मैं खींच रहा हूँ। ऐसे आपको इसको खींच करके तैयार करना है। ठीक है। देखो, बस मैं एक ही लाइन खींचता हूँ, उसको एकदम गाढ़ा नहीं करता, क्योंकि कभी कभी इसको मिटाना भी पड़ जाता है अगर कुछ गलती होती है तो जितने हल्के हाथों से आप इसको खींचेंगे उतना ही अच्छा है। नहीं तो फिर बाद में समस्या होगी तो आपको मिटाने में बहुत समय नष्ट करना पड़ेगा। 3 व्यक्ति हैं तो 3 कॉलम बनाना होता है, ये आपको याद रखना है। 3 व्यक्ति दैट्स मीन 3 कॉलम। 4 व्यक्ति तो 4 कॉलम। 5 व्यक्ति तो 5 कॉलम। 6 व्यक्ति तो 6 कॉलम। ठीक। ABC ये हो गया। ये ठीक। बस इसी तरह से आपको भी 3 कॉलम बना लेना है और लिखते हुए चलना है। अब यही विवरण लिखेंगे और इनका नाम ABCD है तो ABC। ठीक। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप इस विवरण को ही पर्टिकुलर कहते हैं। तो पर्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण, ये आपको भी याद रखने हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सीखना है कि विवरण मतलब पर्टिकुलर्स होता है, और ये आपको लिख लिख के आदत डालना है। चलिए आगे आप क्या करेंगे वो देखिए। आगे आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है पूंजी, किसने कितना पूंजी लगाया। तो पूंजी में है 1,50,000 और 25,000। तो जिन्होंने जितना पूंजी लगाया वो दायित्व साइड दिया रहता है, उसको लिखते हैं शेष लाया गया बोल के। इस शेष लाया गया को इंग्लिश में आप कहते हैं बैलेंस BD। ठीक है, बाय बैलेंस BD। 1 लाख है तो ये 1 लाख लिख दिया। 50,000 है तो ये 50,000 लिख दिया। 25,000 है तो ये 25,000 लिख दिया। ठीक। जिसका जितना अमाउंट था हमने उतना लिख दिया। इसके बाद सामान्य संचय वगैरह को बांटना होता है, तो पूंजी के ठीक ऊपर सामान्य संचय दिया हुआ है 30,000 का। और आई होप आपके पास बुक तो होगा, बुक होगा आप निकाल के बैठिए और देखिए सामान्य संचय। अब मैं बांटूंगा सामान्य संचय। सामान्य संचय कैसे निकला देखो, सामान्य संचय है 30,000 का। अब 30,000 को फिर से वही 1, 2, 3 के अनुपात में बांटना है, केवल 30,000 को। तो इनका अनुपातिक क्यों कितना हो रहा है, 3, 2, 5 और 1 6, 6 से भाग कर दो। 6 कम 6, 6 पंचे 30, 3 0 बचा है। तो पहले व्यक्ति को मिलेगा 5,000 क्योंकि उसका हिस्सा 1 है। 5,000 1 कम 5,000, 5,000 दूनी 10,000, 5 दिया 15,000। तो एक को मिलेगा 5,000
ठीक है, 5 दूनी 10, एक को मिलेगा 10,000, एक को 5 दिया 15,000 मिलेगा। तो जिसको जितना मिलना था इस तरह से बांट देना है। ठीक, इसके बाद ख्याति सबको बराबर बढ़ती है क्योंकि कोई किसी और को नहीं देता। पुनर्मूल्यांकन हो रहा है तो एक नई ख्याति जो बनती है उसको सब बराबर बांटते हैं। तो ख्याति है 1,50,000 का। अब आपको इस 1,50,000 को, ठीक है, इसी को आप 1,50,000 ऐसे समझ सकते हैं। इसको अब 6 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितना कितना हिस्सा आता है। तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब ये आपको जो 5 है वो 50,000 है क्योंकि ये 3 पंचे कटा। ठीक है, 50,000 में 4 जीरो होते हैं, ये 4 जीरो है। अब ये जो 50,000 है उसको ये 2 काटेगा तो 50,000 का आधा 25,000 आ जाएगा। तो 25,000 का गुणा अब आप 1 से करेंगे तो 25,000 एकम 25,000। ख्याति बढ़ रही है, ख्याति खाता को 25 बढ़ रहा है तो ये लिख दिया 25,000 रुपये पहले के में। 25 दूनी 50, दूसरे को मिलेगा 50,000। 25 या 75 तो तीसरे को मिलेगा 75,000, ये लिख लिया मैंने। तो इस तरह से सबको बांटते जाना है। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ हानि हुआ उसको लिखना है। तो ये लाभ हानि हमने लिखा हुआ है, देख लो। एक को मिला 5,500, दूसरे को मिला 11,000। तो वही चीज़ को यहाँ पर आपको लिखना है। पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि को, एक को हुआ है 5,500, एक को हुआ है शुद्ध 11,000 का लाभ, एक को हुआ है 16,500 का। ठीक, कई बार पुनर्मूल्यांकन में हानि होती है तो उसको इधर दर्शाते हैं, फिर उस हानि को आपको इधर लिखना होगा क्योंकि इनको वहन करना होता है। और अगर लाभ हो तो इनको मिलना चाहिए बोल के इधर लिखते हैं। तो यहाँ उन चीज़ों को लिखते हैं जो इनको मिलना है और जो इन्होंने लगाया है। इन्होंने पूंजी लगाई है, इनको संचय मिलना है, इनको ख्याति मिलना है, इनको पुनर्मूल्यांकन से लाभ मिलना है। इनमें से जो चीज़ उन्होंने ले लिया होगा, मान लेते हैं संचय का एक हिस्सा किसी ने ले लिया है तो उसके हिस्से में से उतना को काट के इधर बता देंगे कि इतना हिस्सा उसके पास है, विकलन साइड। ठीक, अब इसमें यह ध्यान रखना कि जब भी ख्याति का पुनर्मूल्यांकन होता है पुनर्मूल्यांकन वाले चैप्टर में, तो उस समय ख्याति को आपको यहाँ अनुपात में बांट के लिखना है कि किसको कितना मिला, 25, 50, 75 बोल के। लेकिन इसी चैप्टर में बस और कहीं नहीं होता, इसी चैप्टर में जो कि पुनर्गठन है, इसी ख्याति को बराबर अनुपात में बांट के यहाँ पर लिखना है। अब बराबर क्यों बांट रहे हैं तो आपको बुक में स्पष्ट बताया रहता है कि अब असर ने डिसाइड किया कि वो अपने लाभ हानि को भविष्य में बराबर अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। बराबर बांटेंगे मतलब जो ख्याति उत्पन्न हो रही है उनकी, उसको भविष्य में लोग बराबर बांटेंगे। इसलिए यहाँ पर ख्याति को बोल करके ख्याति खाता से को वहाँ लिखना होता है, से यहाँ 50,000 सबके खाते में बराबर डाल देना है ऐसे। ठीक, ये याद रहेगा। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक। इस तरह से अब आपको क्या करना है, जब आपने सभी पक्षों में सारे अमाउंट लिख लिए तो अब आपका काम है केवल जोड़ घटाव का। ध्यान देना, सबसे पहले हम पूंजी को लिखते हैं। जब पूंजी आपका स्पष्ट रूप से लिखा गया तो उसके बाद आपने संचय देखा, संचय बांटना होता है तो बांट के लिखेंगे उनके लाभ हानि अनुपात में। फिर ख्याति को भी बांट देंगे उनके लाभ हानि अनुपात में, फिर इसको भी बांट देंगे। पुराने जो भी चीज़ निकले हैं उनको पुराने स्थिति के अनुसार इस तरह से बांट देना है। अब जो भविष्य की बात होती है कि भविष्य में बराबर बांटेंगे या कोई और अनुपात निकलता है तो उसके हिसाब से जो बांटना है उसमें से ख्याति को बांटते हैं और इनको टोटल करके इनको घटा देना है। फिर जो आएगा उनको वो शेष ले गए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेष ले गए। ये कितना हो रहा है इसका? 1,25,000 और 5 30,000 और ये 5,000 और 35,500। 1,35,500 हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 1,35,500 और ऐसे बैलेंस करेंगे। ठीक, ये कितना हो रहा है तो 50 50 1,00,000 1,10,000 और 11 21 1,21,000। ये जो हो रहा है 25 और 5 30 10 40 40 और 50 50 6 और 7 13 63 63 63 63 और ये 63,500।
वैसे कुछ गलती हो रहा है शायद, 1 मिनट ना। गलती है 75,000 है ये। हाँ 75, 25 और 75, 1,00,000, 15, 15, 30 है ना। इसमें से एक अभी 1500 गायब कर दो तो ये 15,000 है। तो ये 15, 15, 30, 1,30,000 और 1500 और 31,500। तो ये हो रहा है 1,31,500। ठीक, इसको भी ऐसे डबल लाइन खींच के क्लोज कर देना है। ठीक, अब पूरी स्केल से आप इस लाइन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, बंद कर देंगे। क्योंकि पेंसिल से बना रहे होंगे तो आप पेंसिल से ही आप इसको क्लोज कीजिए। बाकी जिसका जैसे बन रहा होगा वैसे इसको आप इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ठीक। तो उसी अमाउंट को यहाँ भी लिख लेना है उसके बराबर में, और नीचे भी बैलेंस कर देना है। ठीक है, ऐसे। तो उसी अमाउंट को यहाँ भी लिख लो, 1,35,500, 1,21,000 रुपये, 1,31,500। ठीक, अब यहाँ आपको लिखना है शेष ले गए। ठीक, पूरा ये हो रहा है 1,35,000। 1,35,000 में 50,000 काट दो। ठीक, तो 1,35,000 में 30,000 चला गया तो 1,05,000 बचा। अभी 20,000 और काटना है। अब 1,05,000 में 20,000 और गया, 1,85,500 आएगा। 1,00,000 नहीं यार, 1,00,000 में तो 20,000 चला गया, 85,500 आएगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 85,500 इज़ द राइट आंसर ऑफ योर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड आप निकालेंगे 1,21,000 में से 50,000 घटा के। 1,21,000 में 20 गया, 30,000 और काटना है तो 1,00,000 में 30 भी गया, 1,71,000। 70 और 1 बचा ना, 1,71,000, सॉरी 71,000 बस, 1,00,000 नहीं, 71,000 आया। अब 30,000 में फिर से 50 काटना है तो 30 और 50 कट गए, 20,000 और काट दो तो 1,00,000 में 20 गया, 80 80 रुपये 81,500। तो यहाँ आया 81,500। ठीक, तो याद रहे पूंजी खाते का जो रूप है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हर अलग अलग चैप्टर में नियम थोड़े थोड़े बदलते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल पुनर्गठन है। कहीं पर अभी आप आगे बढ़ेंगे तो प्रवेश होगा, फिर अवकाश ग्रहण होगा, फिर समापन भी होता है। तो हर अलग अलग चैप्टर्स में पूंजी खाते का प्रारूप ऐसे ही रहेगा, लेकिन नियम थोड़े थोड़े बदलते जाएंगे। कुछ में ख्याति को नहीं लिखते, कुछ में ख्याति की गणना की जाती है, वहाँ क्यों नहीं लिखते, यहाँ क्यों लिख रहे हैं, वो सब आप धीरे धीरे जब आप सीखते जाएंगे तो याद रखेंगे। याद रहे मिक्स नहीं होना है, आपके दिमाग में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, क्लियर रखो। यहाँ पर ख्याति को पहले अनुपात में बांटते हैं, फिर नए अनुपात में यहाँ पर बांट कर दर्शाते हैं, वो केवल यही होता है। आगे आप देखना जब आप आगे सीखोगे। अब आपको चिट्ठा बना लेना है। क्या बना लेना है? चिट्ठा, बैलेंस शीट, नए साझेदारों का चिट्ठा। ठीक, चिट्ठे में क्या करना है, जो संपत्ति बढ़ा उसको बढ़ा के लिखना है, जो घटा और घटा के। देखो चिट्ठा बनाने से कई बच्चे डरते हैं, पर आज किसी को नहीं डरना है, चिट्ठा सबसे बनेगा। देखो चिट्ठे को ही हम कहते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट को बनाना कैसे है वो ध्यान देना। यार ये मेरी माता जी का बाल बहुत टूट रहे, इधर उधर हर जगह बाल ही बाल। ठीक, देखो बच्चों 12वीं में आ चुके हो ना, और आपको अगर कुछ कुछ खाते बनाने आते हैं तो आप रोज़ बनाया करो, रोज़ रोज़। इससे क्या होगा पता है? इस कॉलम को खींचने में, तैयार करने में जितना समय जाता है वो समय आधे से भी कम हो जाएगा। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो वही काम को रोज़ करने से आपके अंदर ऑटोमेटिकली उस काम को जल्दी कैसे करना है उसकी एक टेक्निक आप खुद क्रिएट कर लेते हैं। तो 12वीं में आपका समय बहुत बचना चाहिए, इन सब चीज़ों में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपको अच्छे से बनता है, लाभ हानि बनता हो, चिट्ठा बनता हो या पुनर्मूल्यांकन बनता हो,
उदाहरण को ही देख करके बनाओ, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतने आप क्वेश्चन बनाओ। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। यह आपका दायित्व, यह है राशि, यह है संपत्ति, और यह है राशि। दायित्व राशि, संपत्ति राशि, इस तरह से आपका कॉलम बनता है। ठीक, अब किस में क्या लिखा जाएगा उस पर ध्यान देना। ठीक है, मैंने बोला जो भी संपत्ति आपके पास पहले से है, जैसे कि भूमि, भवन और स्टॉक, देनदार बैंक इत्यादि, जो बढ़ा उसको बढ़ा के लिखना है, जो घटा उसको घटा के लिखना है, और ये सब यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम भूमि को लिखेंगे, हमारी पहली संपत्ति है भूमि। ठीक है, वैसे रोकड़ और बैंक को भी लिख सकते हो, क्योंकि वो आपके पास कितने का है, 5,000 का है, लेकिन लास्ट में लिखा है, चलो लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले मैं भूमि को लिख रहा हूँ, और मैं बताऊँगा कि भूमि था 50,000 का, लेकिन उसमें 30,000 की वृद्धि हुई, तब भूमि का मूल्य कितना दिखाया गया पुनर्मूल्यांकन में, 80,000 का। 80,000 का आपने देखा है ना भूमि, इसलिए मैं उसको उतना लिख रहा हूँ। ठीक, अब आते हैं भवन पे। भवन भी था 50,000 का, लेकिन भवन में 6% की कमी हुई, और 5×30 मतलब 3,000 की उसमें कमी हुई, ये 30,000 है ना। ठीक, तब 80 हुआ है। 50 में 3,000 की कमी हुई, तो ये हो गया आपका 47,000। कितना हो गया, 47,000। ठीक, भूमि को ही लैंड और इसको बिल्डिंग कहते हैं। अब प्लांट में तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो प्लांट आपका जैसा था वैसे का वैसा आप पूरा लिखेंगे। प्लांट आपके 1 लाख के थे, तो 1 लाख रुपए पूरा लिख लेना है। ठीक, स्टॉक, स्टॉक कितने का था, स्टॉक 40,000 का, तो ये आप 40,000 लिख लेंगे। ठीक, देनदार, देनदार 30,000 के, यहाँ पर भी कोई भी कमी या वृद्धि नहीं है, तो उनको जैसे का तैसा उठा के लिखना है। चिट्ठा बहुत सरल है, जितनी संपत्ति पहले से संपत्ति में उसी को उठा के यहाँ के संपत्ति में लिखना है। बस जो बढ़ा था उसको बढ़ा देना है, जो घटा था उसको घटा देना है। ठीक, बस क्या कठिन है, ये हो गया। अब आपको इसमें बैंक का अमाउंट जो लास्ट था उसको लिख लेना है। कितना था बैंक, 5,000, 5,000 का बैंक का लिख लिया, हो गया। अब इधर दायित्व में देखो क्या क्या है, तो दायित्व में आपका लेनदार था टॉप में, और लेनदार में आपने देखा कि 50,000 के लेनदार में 6,000 की कमी हुई थी, क्योंकि कितने के लोगों ने दावा आपत्ति नहीं किया, तो 44,000 रुपये का फ़ायदा, मतलब सिर्फ 44,000 देने, 6,000 का लाभ हो गया था। तो 50,000 के लेनदार अगर कम हो गए तो घटा करके बताओ फिर कितना हो गया, वो 44 के हो गए। ठीक, तो एक्चुअल में यहाँ 44 ही लिखना है। अब है आपका देवी पत्र। देवी पत्र को बिल पेएबल बोलते हैं, देय बिल है ना। ये है 20,000 का, तो इसमें कभी भी कुछ नहीं होता है, जितने उतना ही लिख दो। ठीक, अब है आपकी पूंजी। पूंजी में उस पूंजी को लिखते हैं जो कि साझेदारों की बैलेंस करने से आया है। जैसे टोटल पूंजी तो यहाँ पर इतना आया था, लेकिन कुछ राशि घटाने के बाद जो आता है शेष ले गए, उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो 85,500, 71,000 और 81,500 को यहाँ लिखना है। तो बताना है ए की पूंजी 85,500, बी की पूंजी 71,000 रुपये, सी की पूंजी 81,500। 85,500, 81,500, 71,000 है ना। तीनों को जोड़ के जो आ रहा है उसको यहाँ लिख देंगे। तो तीनों को जोड़ के आ रहे हैं आपका 2,38,000, तो यहाँ पर 2,38,000 रुपये। ठीक, तीनों को जोड़ के लिख दिए। आप कैलकुलेटर में इनको फटाफट जोड़ के लिख लो, जो आप लोग देख रहे हो ऑनलाइन बच्चे। ठीक, अब देखो दोनों पक्षों की कुल अमाउंट को हमने लिख लिया। हमने इसमें नया कुछ नहीं किया है। देखो हमें जो पहले से पता था, लेनदार 50 के, उसमें से 6,000 के लोग दावा आपत्ति नहीं कर पाए तो घटा के लिखे। देय बिल पूरा 20 का 20 लिखा गया है। पूंजी में इनको भूल जाना है, नया पूंजी जो आपने बनाया उसमें कैसे इसको लिखना है। संचय तो बढ़ चुका है, प्लांट जितना था प्लांट लिखे हैं, स्टॉक को पूरा लिखे हैं, देनदार को पूरा लिखे हैं, 5,000 के बैंक लिखे हैं। ठीक, ऐसे बनता है भाई। अब इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करना है,
इनको और इनको जब भी आप टोटल करोगे तो इसका जो अमाउंट आएगा इसका भी उतना ही आएगा, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, चिट्ठा में ये एक थोड़ा सा इसकी क्वालिटी है, विशेषता है, आप ये बोल सकते हैं इसमें दोनों पक्ष बराबर आते हैं, है ना। तो अगर बराबर ना आए तो समझ लीजिए कुछ गलती है, आप उसको फाइंड कीजिए, पहचानिए कि कहाँ पर गलती हुई है। अब ये 2,38,000 है, 2,38,000 में से 2,000 इसको और मिल गया, 2,40,000, 2,40,000 और ये 40, 2,80,000 और 2,82,000 और 2,82,000 हो रहा है, और 20,000 और मिला तो 3,00,000 हो जाएगा। 3,02,000 समथिंग आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3,02,000। तो ये आप लिखेंगे 3,02,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, अब इनको जोड़ते हैं। 1,40,000, 40, 80, 87, 1,87,000 और यहाँ तो ऑलरेडी 80 है। 1,80,000 और ये 1,80,000, 8, 8, 16, 2,60,000, 2,60,000 और 2,90,000, 2,90,000 और ये 5, 5, 10, 3,02,000। ठीक, यहाँ पर भी आ रहा है 3,02,000। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन अगर आता है तो एग्ज़ाम में कितने नंबर का होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन आईएमपी भी है, इसको टिक लगा लेना। ठीक है, ये 2018-19 में एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आईएमपी क्वेश्चन है ये, और जो पूछा जाता है उसको आईएमपी क्वेश्चन कहते हैं एग्ज़ाम में। और ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम ने पूछा है कितने नंबर में? पूरे 8 नंबर के लिए पूछा है। 8 नंबर के लिए पूछा है। इसमें 3 या 2.5 या 2-2 नंबर आपके इन पे होते हैं, 4 नंबर आपका इस पे होता है, और कई बार ये नहीं पूछता तो पूरे 4-4 नंबर के आपके पुनर्मूल्यांकन और ये होते हैं। तो तीनों बनाना है और तब मिला के आपको 8 नंबर मिलेगा। इनमें से कोई भी एक गलती होती है तो दूसरे में गलती होने के चांसेस बहुत हैं, इसलिए सबको बड़े ध्यान से बनाइएगा। तो इस वीडियो में आपने सीखा पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना, कौन से चैप्टर का? चैप्टर 3 का। ठीक है, अब इसके आधार पे सभी के पुनर्मूल्यांकन तो वैसे बनेगा, पर चिट्ठे वगैरह पूंजी वगैरह बनाएंगे तो एक जैसे नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन 3 अध्याय के आप उदाहरण के पुनर्मूल्यांकन खाते बना सकते हैं, पूंजी खाता भी बना सकते हैं, और कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो पे आई होप आप 1000 लाइक ज़रूर दे देंगे। तो आपका टारगेट है इस वीडियो पे 1000 लाइक देने का, और आई होप आप इसको कंप्लीट करेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चों। बाय बाय।